हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ में नवलोक प्रबंधन के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है तो किस रूप में किया गया है। हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया छत्तीसगढ़ का, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं श्री ओपी चौधरी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप दोनों के हाथ में बजट वाला बैग है, और उस बैग के अंदर जो सिद्धांत निकल कर आते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है कि आप अपनी परीक्षा में किस तरह से प्रैक्टिकल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो थ्योरीज हैं उनको किस रूप में देखा जा सकता है, और प्रशासन में इनका उपयोग कैसे होता है ये भी आप बखूबी समझेंगे। डेफिनेटली ये एक विजन ऐसे ब्यूरोक्रेट का है जो ब्यूरोक्रेट रहने के बाद कहीं ना कहीं आप देख पाते हैं कि बेहतर ढंग से प्रशासन को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और अब आप राजनीतिक प्रशासन दोनों को मिलाकर देख सकते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन में है श्री ओपी चौधरी सर। और देखा जाए तो कभी आपका लोक प्रशासन भी विषय रहा है। यूपीएससी के ऑप्शनल में जब 2 ऑप्शनल की बात होती थी तो आपने कभी यूपीएससी में लोक प्रशासन भी रखा है, तो कहीं ना कहीं उसकी झलक बजट में आपको दिखाई देगी। तो ये होता है, यदि गहराई में जाकर किसी ने अध्ययन किया है सिद्धांतों का तो प्रैक्टिकली उसका बेहतर इस्तेमाल हो पाता है। तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा लोक प्रशासक यदि राजनेता बन जाए तो स्वाभाविक है वो जिस विभाग को हैंडल कर रहे हैं वो डेफिनेटली बेहतर ढंग से काम कर पाता है, और हम उन सिद्धांतों को प्रैक्टिकली देख पाते हैं कि कैसे लागू किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ समझते हैं इस मुद्दे को कि कैसे देखना है, क्या देखना है। और लोक प्रशासन का मैं शिक्षक रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल भी पढ़ाया मैंने, और पाथाइस एकेडमी में ये वाला पोर्शन डील कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए। और यूपीएससी में गवर्नेंस का एक बड़ा पोर्शन, इंडियन पॉलिटी का एक बड़ा पोर्शन मैं ही डील करता हूँ। तो थोड़ी मेरी समझ इन सारी चीज़ों को लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास, मेरी जो भी समझ है उसको लेकर। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि इन सिद्धांतों को किस रूप में देखना है, तो नवलोक प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो बेसिकली आया कहां से, उसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बैच की जानकारी मैं आपको दे दूं। पाथाइस एकेडमी स्कॉलरशिप लॉन्च कर रहा है, जिसमें खासकर यूजी बैच की हम बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएट बैच की बात करते हैं। पाथाइस एकेडमी ने 2015-16 से इस तरह के बैचेस पर काम करना शुरू किया है, जिसमें 12वीं के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा 19 मई को, और जो कि 11 से 1 PM चलेगा। इसका डिटेल जो सिलेबस वगैरह है वो आप स्कैन करके ले सकते हैं। 27 मई को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और वो बच्चे जो पास हो जाएंगे उनको डेमो का भी ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि पास करने का मतलब आपको ज्वाइन ही करना ऐसा नहीं है, आपके पास ऑप्शन होगा। आप हमारी डेमो अटेंड करेंगे 4, 5, 6 जून को, और फाइनली आपकी बैच स्टार्ट होगी 7 जून से। तो ये एक बेसिक डिटेल है बैच के बारे में। खासकर यूपीएससी यूजी बैच 3 साल का कोर्स होगा। 3 साल के बाद भी आप हमसे जुड़े रहेंगे, जब तक आप पास ना हो जाए तब तक आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जहां बातचीत का सिलसिला मैंने छोड़ा था नवलोक प्रबंधन को लेकर। तो जब हम बात करते हैं नवलोक प्रबंधन को लेकर, तो नवलोक प्रबंधन खासकर 1990 के बाद इस सिद्धांत को समझा जाता है। लोक प्रशासन के विकास क्रम में नवलोक प्रशासन के बाद आप नवलोक प्रबंधन को पढ़ते हैं। तो प्रबंधन बेसिकली, या मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट टर्म लगाकर हमने ये इंडिकेट किया कि अब गवर्नमेंट का जो तरीका होगा, काम करने का तरीका होगा, वो प्राइवेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर के सिद्धांतों का इस्तेमाल प्रशासन में किया जाएगा, और वहां पर जो दक्षता है, वहां पर एफिशिएंसी की बात होती है, उस एफिशिएंसी को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। New public management is the approach to use the different management techniques used in the private sector in public administration. The concept of new public management helps to run public service corporations in an economically efficient manner. So हिंदी में यदि मैं बात करूं तो दक्षता और मितव्ययिता के साथ प्रशासन को हम चला सकें, ऐसी सोच के साथ नवलोक प्रबंधन को लाया गया। और मेरे पुराने वीडियोस में आप देख पाएंगे नवलोक प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में मैंने अलग से हिंदी में वीडियो बनाया है, और इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं डिटेल में तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होता है दोस्तों। और यदि हम बात करें नवलोक प्रबंधन की, तो ये बेसिकली इसका जो खास फोकस था वो 3 E's पर था। और वो 3 E's क्या है?
एफिशिएंसी, दक्षता, इफेक्टिवनेस या हम इसको कहें प्रभावशीलता, और फिर इकोनॉमी मतलब मितव्ययिता। तो 3 इस पर बल रहा। इसके अलावा आप देखेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब प्रदर्शन मूल्यांकन पर बल रहा इसका। तो प्रदर्शन मूल्यांकन की बात कहां पर हो रही है? सरकार में हो रही है। प्रदर्शन मूल्यांकन पर बातचीत मतलब सरकारी क्षेत्र में प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। इसके ठीक पहले आप देखेंगे पब्लिक चॉइस थ्योरी, लोक चयन विचारधारा 1940 के दशक में अमेरिका में एक क्रांति बनकर उभरती है। ये विचारधारा नाम से ही समझ में आ रहा है कि पब्लिक को चॉइस दे दिया जाए। तो अब तक क्या था कि जो मार्केट का डोमिनेंस है उसको देखा नहीं गया था, मतलब राज्य ही मोनोपोली के साथ था और राज्य का एकाधिकार माना जाता है। तो यहां पर आप देख पाएंगे डिमांड की गई कि राज्य के विकल्प के तौर पर बाजार को प्रस्तुत किया जाए, और यहीं पर उन लोगों ने विचार प्रस्तुत किए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस टाइप के विचार, जिसको आप देख पाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2015 में आए सरकार में, तब उन्होंने इस स्लोगन पर काफी बात भी की और कहीं ना कहीं काफी उस पर काम भी होता हुआ आपको दिखता है। तो बेसिकली ये अमेरिका के उस थ्योरी से इंस्पायर्ड है, पब्लिक चॉइस थ्योरी या लोक चयन विचारधारा, और इसी का जो अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। क्लियर है? नवलोक प्रबंधन। सो इसमें जो बेसिक फोकस है दैट इज ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और इसे एक तरह से हमने क्या बोला, न्यू लिबरलिज्म भी कहा गया, नव उदारवाद भी कहा गया। तो दोस्तों आप देखेंगे हालांकि आलोचनात्मक ढंग से या क्रिटिकल एंगल से इसे न्यू इंपीरियलिज्म भी कहा गया या न्यू कॉलोनियलिज्म भी कहा गया। सो आप देख पाते हैं कि जो 1990 का दौर था, खासकर एलपीजी की हम बात कर पाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो 1990-91 में आप देख पाते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को, यहां पर एक सिद्धांत है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, एम लगाकर इसका कंटेक्स्ट चेंज किया गया है। ओके, मैनेजरियलिज्म की बात की गई है, मतलब प्रबंधनवाद की बात की गई है, मार्केटिज्म मतलब बाजारवाद की बात की गई है, मतलब प्रबंधन के सिद्धांत जो निजी क्षेत्र में अब तक इस्तेमाल हो रहे थे। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में मैं बात करूं तो मैनेजमेंट या एमबीए के जो सिद्धांत पढ़े जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं उन्हीं को उठाकर यहां पर इस्तेमाल में लाना है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत आपको दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं ये नवलोक प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं बेसिकली थ्योरी में ये इसी रूप में दिखाई देते हैं कि एमबीए में जो जिन सिद्धांतों को पढ़ा जा रहा है क्या हम उनको प्रशासन के क्षेत्र में ला सकते हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों को लाने के लिए हमने नवलोक प्रबंधन का कॉन्सेप्ट यहां पर देखा और समझा, और इसको छत्तीसगढ़ में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम समझेंगे। और बेसिकली छत्तीसगढ़ के बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी सर ने 10 पिलर्स की बात की है, 10 पिलर्स ऑफ छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ के विकास में 10 पिलर्स की बात की है, और इसे आप उनके बजट अभिभाषण में भी देख सकते हैं। सीजी बजट प्रेजेंटेड बाय मिस्टर ओपी चौधरी, फाइनेंस मिनिस्टर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो आप एक बेहतर प्रशासक को अब आप राजनेता के तौर पर देखते हैं, तो डेफिनेटली काफी सारे इंप्रूवमेंट्स, काफी सारे सैद्धांतिक मुद्दों को आप देख पाएंगे, और इस तरीके से जब आप चीजों को देखते हैं तो अधिक विस्तार में समझ पाए तो और बेहतर होगा। सबसे पहले मैंने सेकंड पिलर का रेफरेंस लिया है जिसमें इन्होंने टेक्निक बेस्ड रिफॉर्म्स की बात की गई है, मतलब तकनीक आधारित सुधारों की बात कही है। फिर स्पीडली इकोनॉमिक ग्रोथ विथ द हेल्प ऑफ गुड गवर्नेंस, तो इन शब्दों को हम समझेंगे। ये श्री ओपी चौधरी सर ने अपने बजट अभिभाषण में कहा था, उन्हीं को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझा रहा हूं कि इन शब्दों के अर्थ क्या है। छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, एआई प्लस डेटा एनालिटिक्स, ये उन्होंने जोड़ा। तो ये सेकंड पिलर में इन 3 अलग अलग मुद्दों की चर्चा उन्होंने की, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड में। टेक्निक बेस्ड रिफॉर्म्स मतलब तकनीक आधारित सुधार, और सेकंड नंबर पे उन्होंने क्या कहा, तीव्र गति से आर्थिक समृद्धि, और साथ में क्या होगा, गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन के साथ होगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता चल रहा हूं आपको। देन छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, सो स्मार्ट गवर्नेंस के लिए हम क्या करेंगे, एक संस्था की स्थापना कर रहे हैं जो एआई बेस्ड होगा, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, अभी डेटा एनालिटिक्स एक बड़ा फील्ड उभर कर आ रहा है, और जिस पर लगातार इस मुद्दे पर आप देख पाते हैं अखबारों में एडिटोरियल वगैरह आ रहा है। और डेटा एनालिटिक्स मतलब जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके उनका फर्दर बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना। तो यहां से आगे बढ़ा जाए
अब मुद्दा क्या है, टेक्निक बेस्ड रिफॉर्म की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो तकनीक आधारित हैं, जिसमें हम आईसीटी का इस्तेमाल देख पाते हैं या फिर सैटेलाइट सर्वे का इस्तेमाल देख पाते हैं। तो इनको यदि मैं स्लाइड में दिखाना चाहूं आपको, तो ये इस रूप में दिखाई देंगे। टेक्निक्स जिनकी बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, जीपीएस फॉर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से आप क्या कर पाएंगे, जीपीएस के द्वारा आप मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, चोरी की गई गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं यदि जीपीएस एनेबल्ड है। इसके अलावा क्राइम कंट्रोल का तरीका हो सकता है। अभी ड्रोन का इस्तेमाल, जैसे कोविड के दौर में आपने देखा, दवाइयों को छिड़कने के लिए या सैनिटाइज करने के लिए गलियों और सड़कों को ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अभी मोदी जी ने ड्रोन दीदी स्कीम को जोड़ा है, खासकर जब मातारी वंदन योजना में आप देखेंगे तो ड्रोन दीदी के लिए भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि ड्रोन उनको दिया जाएगा, ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। इस्तेमाल कितना है ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। खासकर आप अब तक ड्रोन का इस्तेमाल शादियों में फोटोग्राफी के लिए देखते आए हैं, अब मूवीज में शूटिंग के लिए हो रहा है, जमीन का पता लगाने के लिए कि जमीन में जो खेत है उसमें किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी है, उसका वितरण कैसा है, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, फिर नक्सलियों के मूवमेंट का पता लगाने के लिए या फिर आतंकवादियों को के ऊपर नजर रखने के लिए, मतलब कई सारे इस्तेमाल हैं। तो उनमें से कुछ इस्तेमाल हम यहां छत्तीसगढ़ में भी करने वाले हैं। सैटेलाइट सर्वे फॉर टैक्स कलेक्शन इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो घरों को ऊपर से सर्वे किया जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से। इसके बाद ऑनलाइन वर्क जितने भी हो रहे हैं, पेपरलेस वर्क, ये सब क्या है, टेक्निक बेस्ड हैं। तो इस पर अच्छा खासा बल दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और आप देख सकते हैं इनके माध्यम से गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड पिलर का ही एक नया एक और कॉन्सेप्ट, स्पीडली इकोनॉमिक ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ गुड गवर्नेंस। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का संबंध वैसे तो इकोनॉमिक से है, अर्थशास्त्र से है, और वित्त मंत्री जब कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमें चाहिए लेकिन विद द हेल्प ऑफ गुड गवर्नेंस, सो गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में कैसे लेना देना है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि गुड गवर्नेंस वैसे तो भारत में एक पुराना ही कॉन्सेप्ट है। खासकर आप जब कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने अपने राजा के लिए कहा था कि द हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज विद द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट। दैट मीन्स प्रजा की जो खुशी है वही राजा की खुशी है, और राजा के सुख का अर्थ है कि प्रजा सुखी है। तो इस तरह से उस जमाने में उन्होंने गुड गवर्नेंस को बेहतर ढंग से डिफाइन करने का प्रयास किया था, और सही मायनों में देखा जाए तो इन्हीं सब सिद्धांतों को लेकर भारत आगे बढ़ भी रहा है, और यहीं से हम राम राज्य की संकल्पना भी देख पाते हैं। तो राम राज्य कोई अलग से राम राज्य लाने की बात नहीं हो रही, बल्कि राम जी के आदर्शों को यदि हम बदलना चाहें सिद्धांतों में कि प्रशासन में हम कैसे राम राज्य लेकर आएंगे, तो सीधा सा अर्थ है कि राम राज्य मतलब विश्वास वाली सरकार होनी चाहिए, जहां पर हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट हो। अभी ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट और जनता के बीच में। राम जी के नाम पर हमें भरोसा बहुत होता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जब हम बात करते हैं तो उनके व्यक्तित्व से भी प्रशासन और प्रजा के बारे में देखा और समझा जा सकता है। तो हमें देखना होगा कि क्या वर्तमान हमारे नेतागण या प्रशासन राम जी के व्यक्तित्व के आदर्शों से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो राम राज्य उसी रूप में देखा जा सकता है। तो राम राज्य का मतलब राम भगवान आकर प्रशासन चलाएंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि प्रशासन में उन गुणों को शामिल किया जाएगा जिन गुणों को भारत के आदर्शों के रूप में देखा जाता है, जहां पर विश्वास का मामला, न्याय का मामला, सभी के साथ एक समान व्यवहार प्रशासन की ओर से। तो ये कहीं ना कहीं पर गुड गवर्नेंस के ही गुण हैं। आप देख सकते हैं उनके फीचर्स हैं। एक तरह से आज भी हम क्या बोल रहे हैं कि सभी को एक समान लेकर चलना है, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, और न्याय होना ही चाहिए, बल्कि न्याय हुआ है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए, और जिसके साथ न्याय हुआ है उसको महसूस भी होना चाहिए कि हाँ मेरे साथ न्याय हुआ है। तो ये राम राज्य है। और फिर सरकार और जनता के मध्य विश्वास हो जाए, हमारे जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं वो अपने आदर्शों के साथ काम करें और संविधान के आदर्शों के साथ वो काम करें, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। पारदर्शिता, दक्षता, मितव्ययिता, इन सभी आदर्शों के साथ यदि हम काम करते हैं तो राम राज्य वैसे ही साकार हो सकता है। इसके लिए अलग से हमें धरती को स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है। धरती अपने आप में स्वर्ग है, इसे बस उस तरीके से देखने की और संवारने की जरूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तर्ज पर बात की जा रही है, बातचीत में समझाया जा रहा है कि गुड गवर्नेंस क्या है। अब यहां से देखते हैं, खासकर जब इसे बजट में जोड़ ही दिया गया है।
So good governance is the process of measuring how public institutions conduct public affairs. मतलब वो लोक कल्याण में किए जाने वाले कार्यों को किस तरह से करते हैं, एंड मैनेज पब्लिक रिसोर्सेज, जो हमारे पास संसाधन है उनका इस्तेमाल कैसे होता है, एंड गारंटी दी रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार कैसे प्राप्त होते हैं, इन अ मैनर एसेंशियली फ्री ऑफ अब्यूज एंड करप्शन एंड विद ड्यू रिगार्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ। तो विधि के शासन को ध्यान में रखते हुए या फिर संविधान में जो आदर्श दिए उनको ध्यान में रखते हुए प्रशासन किस रूप में कार्य कर रहा है, क्या वो संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पा रहा है, क्या उनका बिहेवियर सही है। और जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं दोस्तों, सो गवर्नेंस क्या है, बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी। गुड का मतलब तो अच्छा हो गया, सु है ना, सुधन शासन की हम बात कर सकते हैं, सुशासन। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण, एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड not or not implemented. Governance in this context can apply to corporate, international, national or local governance as well as the interaction between other sectors of the society. So governance एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है दोस्तों, जहां पर एक तो ट्रांसपेरेंसी वाला माहौल होना चाहिए, ओपननेस का माहौल होना चाहिए, ट्रस्ट का माहौल होना चाहिए, और इन सब के साथ हम मिलकर काम कर पाए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर पाए। इसी कंटेक्स्ट में गवर्नेंस को देखा जाता है, जिसमें न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, या फिर गवर्नमेंट के और भी जो एजेंट्स हो सकते हैं या डेवलपमेंट के और भी एजेंट्स हो सकते हैं, उनके बीच सहभागिता कितनी ज्यादा है, इस बारे में बातचीत है। The concept of good governance thus emerges as a model to compare ineffective economies or political bodies with viable economies and political bodies. So हमें देखने की जरूरत है जो इफेक्टिव इकोनॉमीज हैं वो कैसे काम करती हैं। The concept centers on the responsibility of governments. So responsibility is an important factor of governance and governing bodies to meet the needs of the masses as opposed to select groups in society. तो हमें सबके कल्याण के लिए काम करना है, जन कल्याण के लिए काम करना है। Because countries often described as most successful are liberal democratic states concentrated in Europe and the Americas. Good governance standards often measures other state institutions against these states. So कुल मिलाकर हम तुलना जब हम करते हैं तो आप देखेंगे, वैसे तो वर्ल्ड बैंक के कंटेक्स्ट में 1992 के संदर्भ में समझा जा सकता है। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के रिगार्डिंग ये एक रिपोर्ट आई थी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, दैट वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 1992। उसी रिपोर्ट का संदर्भ लेकर आप और हम गुड गवर्नेंस को समझते आए हैं, और उन्होंने कंडीशंस रखी हैं कि गुड गवर्नेंस किसे और कैसे कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के दृष्टिकोण से समझा जाए तो गुड गवर्नेंस के और भी कॉन्सेप्ट्स को देखा जा सकता है। The World Bank introduced the concept in its 1992 report entitled Governance and Development. According to the document, good governance is an essential complement to sound economic policies and is central to creating and sustaining an environment which fosters strong and equitable development. So यहां पर क्या कहेगा, strong and equitable development. So basically complement to sound economic policies. ऐसे हमें अर्थव्यवस्था चाहिए जहां पर बेहतर आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा हो और हर व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थिति में ले जाने का प्रयास हो रहा हो। क्लियर है? तो इस कंटेक्स्ट में गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया। फॉर द वर्ल्ड बैंक, गुड गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। These are different components of good governance which was defined by the World Bank. Now, capacity and efficiency in public sector management, so and accountability, so क्षमता, दक्षता किनमें? लोक क्षेत्र के प्रबंधन में, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, मतलब जहां पर भी हम काम करें वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क मतलब नियम कानून के अधीन होना चाहिए, ना सिर्फ कानून होना चाहिए बल्कि उसे फॉलो भी किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, तो यहां पर आप देख सकते हैं आरटीआई या खुलापन या वेबसाइट की हेल्प से आपको सारी सूचनाएं मिल जाए, उस कंटेक्स्ट में चीजों को देखा जा सकता है। नाउ द वर्ल्ड बैंक्स गुड गवर्नेंस एजेंडा इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट, द मार्केट एंड सिविल सोसाइटी इन लोन रिसीविंग कंट्रीज। तो खासकर आप देखोगे ये कंटेक्स्ट जैसा मैंने बताया कि सब सहारन अफ्रीका के लिए बनाया गया था। आई मीन सहारा डेजर्ट के नीचे जितने भी देश आते हैं सब सहारन अफ्रीका, उन देशों को जब फंड किया जा रहा था वर्ल्ड बैंक के द्वारा,
तब उन्होंने कंडीशंस रखी कि आपके यहां पर चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वहां पर बिना डर और बिना भय के लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। इन सबको मिलाकर उन्होंने कहा ऐसा है तो हम मानकर चलते हैं कि आपके यहां पर गुड गवर्नेंस है, राइट। सो द आइडियल ऑफ द मिनिमलिस्ट स्टेट हैज बीन रिप्लेस्ड विद दैट ऑफ द इफेक्टिव स्टेट। सो आपको प्रभावशाली राज्य शब्द का इस्तेमाल करके बताया गया है कि इफेक्टिव स्टेट, कि जो भी काम कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, यहां से चीजों के बेहतरी के लिए देखा और समझा जाएगा। द बैंक आर्ग्यूज दैट इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव द स्टेट मस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो यहां पर सिविल सोसाइटी, मार्केट, स्टेट, इन सभी को लिया जा रहा है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं दोस्तों, विकास की बात करते हैं, और विकास की बात को समझते हुए इस तरह से समझा जा सकता है, so there is a role of a state, then NGOs, then civil society, then private sector, then पंचायती राज institution, then international NGOs, then pressure groups, etc. तो स्टेट अब अकेला नहीं रहा विकास के क्रम में, और इसी को हम पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं या पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करते हैं, तब जाकर गुड गवर्नेंस को इस तरह से देखा जा सकता है। The concept of governance has a long and distinguished pedigree from the Greek city-state to the modern nation-state. Governance or the art of governing has been a constant preoccupation for rulers and political philosophers. पहले से भी इसको समझा जाता है, देखा जाता है, और बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो कई सारे स्कॉलर्स ने इसके बारे में बातचीत की है। मैंने इनिशियली आपको बताया कि कौटिल्य ने भी इसके बारे में, या चाणक्य ने इसके बारे में किस तरह से अपनी बातचीत रखी है। A recent year, the idea that good governance matters has become a global theme. कहीं पर भी आप देखेंगे तो सभी लोग अपने किसी रिपोर्ट में या फिर किसी उद्देश्य में अक्सर लिखते हुए देखे जा सकते हैं कि हमारा उद्देश्य गुड गवर्नेंस को अचीव करना है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनकी जयंती को भी हम मनाते हैं दिसंबर में 24-25 तारीख को। तो आप देखेंगे गुड गवर्नेंस डे के नाम पर जाना जाता है, तो ये भी काफी फेमस है। तो इस तरह से गुड गवर्नेंस डे को वैसे भी हम याद करते हैं हमारे देश में। नाउ इन दी 90s 8 डोनर्स, मतलब जिन लोगों ने दान दिया इन सभी देशों को, एंड अ रेंज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, the IMF, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, and the United Nations Development Program, UNDP, formally adopted governance agendas. तो इन सभी ने गवर्नेंस को ध्यान में रखा और गवर्नेंस को बेस बनाकर उन्होंने कहा कि आपके यहाँ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है तो हम ये फंड देंगे, या आप फंड लेना चाहते हैं तो गवर्नेंस की इन बातों को मानिए। इस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा। तो ध्यान रखिएगा, ये गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है इन सभी संस्थानों से जोड़कर इसको देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, नाउ इंक्रीज्ड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कि रोड बनी और बारिश में रोड उखड़ गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक मैटर मायने रखता है। कई बार ऐसा होता है, बारिश में सड़क बनी लेकिन जब उखड़ जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि किससे कंप्लेन करें, किससे बोलें। स्थानीय स्तर पर आपके पास पार्षद होते हैं, लेकिन कई बार पार्षद सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते हैं, फिर आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि इसके लिए अकाउंटेबल पर्सन कौन है। मान लो कोई रोड बनी, कोई एक्सप्रेस हाईवे बना, वहां कोई खराबी आ गई, तो किसके ऊपर फाइन किया जा रहा है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको कभी नहीं पता चलता। तो शायद इस पर और ज्यादा काम किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात हो रही है। आरटीआई हमारे देश में एक ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप रिसेंट न्यूज देख रहे होंगे, तो जहां पर एसबीआई को कहा गया है कि आप ट्रांसपेरेंसी बरतिए और जो भी डेटा आपके पास है वो अवेलेबल कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने आदेश में कहा। तो आप देख पाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है, खासकर जब हेल्दी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं या गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, क्योंकि बिना ट्रांसपेरेंसी के आप सोचिए टैक्स पेयर्स मनी है, आप कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं, और वो किस लिए पे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए पे करना है, किस लिए पे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्ट फॉर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ यदि सब तरफ लागू हो जाए, विधि का शासन,
आई मीन सब कुछ रूल ऑफ लॉ से चलने लगे तो क्या होगा, कहीं पर कोई डाउट की जगह नहीं बचेगी। रूल ऑफ लॉ की एक खास बात यह है कि स्टेबल गवर्नमेंट को प्रमोट करती है। प्रेडिक्शंस या आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे कि अब क्या होगा, क्योंकि सब कुछ रूल में लिखा है, सब कुछ जो भी हो रहा है वो रूल से चल रहा है। मतलब लॉ है हमारे देश में, कानून है, उसके अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो जब लिखा है तो प्रेडिक्शंस आसान है, क्लियर है। तो इसलिए विधि के शासन से स्थिरता आएगी और इस स्थिरता से आप प्रशासन के व्यवहार को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। एंटी करप्शन मेजर्स, तो एंटी करप्शन मेजर्स मतलब जितने भी करप्शन के रास्ते हैं उनको रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। करप्शन के मुद्दों को कम करना है तो आरटीआई एक बहुत तगड़ा इंस्ट्रूमेंट है। डेमोक्रेटाइजेशन, हर चीज में हम लोकतंत्र को इन्वॉल्व कर दें, लोकतांत्रिक ढंग से चीजों का गठन किया जाए। जैसे अभी इलेक्शन का मोड है, या फिर हम बात करें इलेक्शन के अलावा जब फैसले लिए जाते हैं तो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। डिसेंट्रलाइजेशन, हिंदी में इसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे हम, अभी यदि हमारे देश में देखा जाए तो हम देख पाते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, देन हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है। तो ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म, ये हम समय समय पर कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट का रिफॉर्म। जैसे अभी आपने सुना होगा कि लास्ट इलेक्शन में हमने मेयर और मेयर का इलेक्शन क्या कर दिया, डायरेक्ट नहीं रखा बल्कि इनडायरेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, कंफ्यूजन खत्म हो गया। पब्लिक पार्षद अलग चुनती थी और मेयर अलग चुनती थी। पता चला मेयर एक ऐसी पार्टी से है जो विपक्ष में है और बाकी पार्षद चुन लिए गए रूलिंग पार्टी के तरफ से, ज्यादा वो लोग आगे मेजॉरिटी में, तो वो जो मेयर है वो कभी काम ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट थे। प्लस लोकल गवर्नमेंट में आज भी एक बड़ा चैलेंज है कि हम उनको फंड उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। 12th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय सी रंगराजन, उन्होंने रिकमेंड किया था 15,000 करोड़ लोकल गवर्नमेंट के लिए, पंचायती राज के लिए, और 5,000 करोड़ रिकमेंड किया था उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। और इस आधार पर उन्होंने कहा था कि ये पैसा उन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके पास टैक्स लेने का अधिकार खासकर पंचायती राज के पास नहीं है, उनको बार बार पूछना पड़ता है। देन इंक्रीज सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। सो सिविल सोसाइटी, लोक समाज कहा जाए, सो जब जब हम सिविल सोसाइटी को पार्टिसिपेट कराने की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि जन भागीदारिता से विकास और बेहतर होगा, पार्टिसिपेशन से और बेहतर होगा। आप सभी को एक जानकारी जरूर बढ़िया देना चाहूंगा। जब जन भागीदारिता की बात आती है तो आपको एक स्लोगन दिखता है, सबका साथ सबका विकास। तो बहुत पहले इसे छत्तीसगढ़ में ही डॉक्टर रमन सिंह जब सीएम थे तब इसे लाया गया था इस स्लोगन को, और बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। अब वो स्लोगन थोड़ा बड़ा हो गया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस तरह से उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का एक बड़ा योगदान राष्ट्रीय स्तर पर आपको दिखाई देता है। हालांकि देश है हमारा तो अलग से हम छत्तीसगढ़ नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी गर्व की बात है कि ये स्लोगन छत्तीसगढ़ से निकला, छत्तीसगढ़ की सरकार में पहले आया था, सबका साथ सबका विकास। सो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को हिंदी में आप समझ सकते हो, या इसी को ही इंग्लिश में कहा जाए तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर इसको लिया गया था। सो समावेशी विकास वही है, समावेश, सबको साथ लेना और समावेश करना और वहीं से आगे बढ़ना। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपस में मिलते जुलते हैं, तो उसी की बात हो रही है। और लोक समाज को भी जब सामने ला दिया जाए तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और सर्वांगीण विकास की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरमेंट। देखिए, अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें स्टेबल है, मनुष्य को छोड़कर। इस पूरे प्लैनेट में मनुष्य को हटा दिया जाए तो आप देखेंगे प्लैनेट की सारी चीजें स्टेबल हैं, लेकिन मनुष्य के आते ही बाकी चीजें अनस्टेबल हो जाती हैं। कोविड में हमने अच्छा खासा इसका इंपैक्ट देखा है। ऐसे जानवर भी सड़कों पर आए जिनको पहले कभी नहीं देखा गया था, और वो पहली बार ऐसे कई वर्षों में उनको देखा गया कि वो सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पर ये एक बड़ा मुद्दा है कि जब हम बात करते हैं कि अर्थ को किस तरह से देखना है, सो क्लाइमेट चेंज और इन सारी चीजों पर, तो कहीं ना कहीं पर गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से और जन भागीदारिता से या पब्लिक पार्टिसिपेशन से इसे दूर किया जा सकता है या समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, ये भी सेकंड पिलर का एलिमेंट है दोस्तों। गुड गवर्नेंस अब तक हमने समझा। छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, अभी एआई का काफी जोर है और आप सभी जानते हैं एआई की समझ
एआई के बारे में आप सभी जानकारी रखते हैं और एआई किस तरह से काम करेगा आने वाले दिनों में इसके ऊपर लगातार बातचीत हो रही है और इसके इस्तेमाल से हम प्रशासन को और बेहतर कर सकते हैं। यदि मैं एआई की बात करूं तो एआई को इस रूप में देख सकते हैं, जैसे जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो उसकी थ्योरी को ऐसे देखिए, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पब्लिक चॉइस थ्योरी, फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इसके बाद यहीं पर आप देखेंगे दो और विंग्स हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एनपीए के बाद आप देखेंगे दोस्तों न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, फिर गुड गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, देन ई गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, देन एम गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, एंड देन फाइनली आप कहां तक पहुंच सकते हैं, आप एआई गवर्नेंस तक पहुंच सकते हैं। तो यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और ज्यादा आपको इस मुद्दे को समझना है तो आप पाथ आईएएस एकेडमी में जरूर संपर्क करें और आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और ये एक बैच की इंफॉर्मेशन है दोस्तों। तो पाथ आईएएस एकेडमी में यूपीएससी का फाउंडेशन बैच चालू हो रहा है 3 जून से और मंडे है 5 से 8 PM। यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जून 2024 और इसके लिए यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है, तो आप जरूर उस पर भाग लीजिए और इस बैच में किस तरह से आप आ सकते हैं वो देखिए। और पाथ आईएएस एकेडमी दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में करोल बाग के पास है, वहां पर भी पाथ आईएएस एकेडमी और रायपुर सिविल लाइन सीएम हाउस के पास। तो दोस्तों ये न्यू बैच की जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। 6 पिलर ऑफ सीजी बजट, तो अलग अलग पिलर्स में उन्होंने एनपीएम के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी सर ने। तो आगे देखते हैं यहां से क्या बात हो रही है। अब इन्होंने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट वेलकम शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से, लाल फीताशाही से लाल कारपेट पर स्वागत, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार करने को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग जीवन को आसान बनाना, देन सिंगल विंडो सिस्टम एकल खिड़की प्रणाली, ऑनलाइन परमिशन अनुमति देना, ऑनलाइन अनुमति जिन भी चीजों पर आप अटकते हैं, मिनिमम परमिशन न्यूनतम अनुमति, एंड फाइनली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये देखिए बढ़िया सिद्धांत हैं, ये एग्जैक्टली नवलोक प्रबंधन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां से जिनको आप थ्योरीज में पढ़ते हैं और इसे हमारे वित्त मंत्री साहब ने प्रैक्टिकली देखने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि पहली बार इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हाँ ये एक अच्छी चीज है कि हम थियोरेटिकल डायमेंशन से प्रैक्टिकल डायमेंशन में उतरने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लाभ भी मिलेंगे क्योंकि इन सिद्धांतों पर ऑलरेडी काम किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर, बात करेंगे निजी निवेश पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसा मुद्दा सामने नहीं आए तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसी का नाम है कि प्राइवेट सेक्टर आए, अपना पैसा लगाए। एक दो कॉन्सेप्ट जैसे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, सीजीपीएससी में आप थोड़ा सा कम पढ़ते हैं लेकिन यूपीएससी में इन शब्दों को बेहतर समझ के साथ पढ़ा जाता है। सो बनाएगा कौन, निजी क्षेत्र ऑपरेट करेगा और ट्रांसफर कर देगा 10 साल 15 साल बाद सरकार को। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस तरह से देखा जा सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे नया रायपुर है। अब नया रायपुर में लैंड काफी बड़ी है, अब उस पूरे लैंड में छत्तीसगढ़ सरकार अकेले मकान नहीं बना सकती, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ जमीनें छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को दे दिया, कुछ जमीनों को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, जैसे एक दो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनको दे दिया गया और कहा आप घर बनाइए, आप घर बनाकर बेचिए, जमीन आपकी घर आपका, आप उसके अपने हिसाब से बेचिए। लेकिन हाँ, उस पूरे नए रायपुर का जो भी नियम कानून है वो सरकार के पास। अब इसके बाद दूसरा बड़ा पहलू की जनता को भी डायरेक्ट सेल किया गया, तो कई एंगल से नया रायपुर का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर हमने किसी होटल को जमीन दे दी, कहा आप इसको डेवलप कीजिए, किसी और सेक्टर को हमने दे दिया, कहा अभी इंडस्ट्री लगाइए। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं ना कहीं पर रोजगार विकसित होता है, रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, प्लस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा कुछ डेवलप होता है। तो इसी को बजट में कहा गया। देन रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट वेलकम, लाल फीताशाही। इस तरह से जो फाइलें होती थी दोस्तों पुराने जमाने में, इन फाइलों में एक तरह से डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया जाता था
और डॉक्यूमेंट को बंद करने का मतलब ये होता था कि अब समय लगेगा डिसीजन लेने में। और रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को डिले करता था या फिर करप्शन को बढ़ावा देता था कि फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसा देना है, तो ये भी एक समस्या थी। या फिर स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हायरार्की काफी बड़ी होती है तो वो भी डिसीजन मेकिंग काफी स्लो प्रोसेस होता है। सो ओवरऑल ये बहुत बड़ा हर्डल है, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखा जाए, या प्रशासन में कोई फाइल आगे बढ़नी है तो फाइल अटकी पड़ी है, पता चला फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं, फिर साहब ने पैसा लेकर साइन किया और साइन करके फिर फाइल आगे बढ़ा दिया। सो दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। तो अब इसके लिए क्या किया गया है, मान लो कोई निवेश करना चाहता है या कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उस बेसिस पर क्या करने पर बात हो रही है कि उनको रेड कारपेट वेलकम की बात हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह से हम कारपेट बिछाएंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई निवेश करना चाहता है तो उसके लिए वातावरण ऐसा विकसित किया जाएगा जिसमें वो उसको लगे कि मेरा स्वागत किया जा रहा है, मुझे परेशान नहीं किया जा रहा है, मेरा स्वागत किया जा रहा है, और वो खुशी खुशी आएगा। उसे लगेगा कि हाँ, यहाँ नियम कम है, यहाँ पेपर वर्किंग कम होता है, फटाफट अप्रूवल मिल जाता है, सिंगल विंडो सिस्टम से अप्रूवल मिल जाता है। तो वो कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनीज, कोई विदेशी कंपनियां भाग भाग के आएंगी कि छत्तीसगढ़ में हमें निवेश करना है, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में कम टाइम लगता है, एक ही जगह सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं। एक बार की बात है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कुछ लोग उनसे मिले और कहा साहब आप तो बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और यहां तो लाल फीताशाही है और अभी भी बहुत समय लगता है बिजनेस सेट करने में। तब उन्होंने कहा कि हमारे गुजरात में एक परंपरा है कि उन्होंने अपने बारे में कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब यदि कोई कंपनी गलती से मिस कॉल दे दे कि हमें उद्योग लगाना है, तो भाग के वो लोग उसको पकड़ लेते थे, भाई साहब कहां लगाना है बताइए, हम आपको सारा कुछ करके देते हैं। तो ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया था। तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर काफी गहराई से सोचने की जरूरत है, और मेरा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय इस बारे में जरूर विचार करेगा कि हम किस तरह से इस प्रोसेस में तीव्रता लाएं। तो दोस्तों ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और सॉरी, एनपीएम भी यही कहता है कि रेड टेपिज्म को हमें खत्म करना है और प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, हमें रेड कारपेट की ओर जाना है, और जो हमारी लाल फीताशाही है उससे हमको बचना है। इस रूप में देखा जा रहा है, इस रूप में इसको कहा जा रहा है। तो बहुत बढ़िया सिद्धांत है और ये सभी जगह लागू होना चाहिए। रेड टेपिज्म is a derogatory term for excessive regulations or rigid adherence to formal rules. It can also refer to bureaucracy that hinders to prevents action or decision making. So एक तरह से कहा गया कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ब्यूरोक्रेसी के लिए, खासकर जब वो निर्णय ही नहीं लेते हैं या फिर रोक कर रख देते हैं निर्णय को। तो मैं पीछे समझा ही चुका हूं आपको, आगे बढ़ते हैं यहां से। न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन, मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सो सरकार के आकार में कमी लाना है। अब ये आकार में कमी कैसे लाएंगे? जब ये कॉन्सेप्ट आया, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था, पब्लिक चॉइस थ्योरी 1940 में हम देख पाते हैं कि अमेरिका में एक आंदोलन छिड़ा जहां पर कहा गया कि सरकार में विकल्प दिए जाएं। पब्लिक चॉइस थ्योरी उसको नाम दिया गया, जहां पर क्योंकि सरकार के पास काफी कुछ विकल्प नहीं है और गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट का डोमिनेंस है, उसे बदला जाए और किसी तरह से हम बाजार को लेकर आए। इसी का एडवांस मॉडल नवलोक प्रबंधन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, जहां पर इस तरह की बात की जाती है। तो मोदी जी जब 15 में आए तब उन्होंने इस स्लोगन को काफी फेमस किया और इसके ऊपर काम भी बढ़िया हुआ और कहा सरकार के आकार को छोटा करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात की जाती है। जैसे जब आधार प्रोजेक्ट चालू हुआ, आपका आधार कार्ड बनना, नंबर अलॉट करना शुरू किया गया, तब इस परियोजना के हेड हमने बनाया किनको, नंदन नीलेकनी साहब को बनाया, जो कि इन्फोसिस के सीईओ थे। उनको यहां पर लाया गया तो वहां पर ब्यूरोक्रेट्स को नहीं रखा गया, ध्यान रखिएगा। ब्यूरोक्रेट्स को रखने का मतलब यह था कि ब्यूरोक्रेट्स एक तो अपनी प्रवृत्ति में रूल्स ओरिएंटेड होते हैं, टू मच एडहेरेंस टू दी फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो समय के अनुसार बदलते नहीं है, ऐसे ऐसे उन पर आरोप लगाए गए हैं। और ब्यूरोक्रेसी में ये एक तरह का क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर किया गया है कि जब नौकरशाही काम करती है तो कहीं ना कहीं रूल्स के साथ वो चिपके रहते हैं, रूल्स को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पैदा ही रूल्स रेगुलेशन में किया जाता है। उनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा उनकी आलोचना में कहा गया है।
तो जब आप देखेंगे कि मिनिमम गवर्नमेंट की बात होती है तो क्या सरकार का आकार बढ़ा हुआ है, क्या हम सरकार के आकार को कम कर दें। सो बोला यह जा रहा है कि जो क्वालिटी वाला मैटर है, सो क्वालिटी को हमें क्या करना है, इंप्रोवाइज करना है, और क्वांटिटी को हमें कम करना है। सो क्वालिटी जब हम बढ़ा देंगे, तो क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि सरकार उन क्षेत्रों में काम करे जहां सरकार बेहतर है, और प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए जहां प्राइवेट सेक्टर बेटर है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जो परिवहन, राज्य परिवहन सेवा, तो वो परिवहन किसको दे दिया गया है, निजी क्षेत्रों को दे दिया गया है, क्योंकि वो उनका काम है। और कई सारे बिजनेस को राष्ट्रीय स्तर पर भेज दिया गया है। ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बिजनेस चलाना हमारा काम नहीं है, और सरकार के आकार में कमी करके उसके अंदर नियंत्रण बेहतर कर दिया जाए, वो मार्केट पर सुपरविजन बढ़ा दे, और मार्केट ओरिएंटेड मतलब बाजारी सिद्धांतों को, राइट, बाजारी सिद्धांतों को हम सरकार में ले आए। मार्केट ओरिएंटेशन रूल, रिजल्ट ओरिएंटेड रूल्स, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कस्टमर ओरिएंटेड रूल्स, इन सारी चीजों को हम लेकर आएंगे सरकार में। तो ये इसीलिए कहा गया मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंटल मशीनरी उसका व्यवहार ज्यादा करना है। ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि लोगों की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, उनके फंडामेंटल राइट्स उन तक पहुंचाए जाए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया जाए, और उन्हें हर चीज बेहतर ढंग से अवेलेबल कराई जाए। इस मुद्दे पर बातचीत हुई, तो इसी को मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहा गया। तो आप अपने आंसर में इसे एक बेस बनाकर दे सकते हैं, राइट। While campaigning for the 2014 general elections, Prime Minister Narendra Modi used the slogan of minimum government and maximum governance. So इस पर बात हो गई हमारी, और मैंने बता भी दिया कैसे इस मुद्दे पर उन्होंने बात की है। Minimum government, maximum governance refers to reducing government intervention in the common man's day-to-day activities and empowering the people to ensure their own as well as the country's growth and development. एक तरीका और भी है with the help of e-governance. सो हम क्या करेंगे, डेली लाइफ में सरकार से अनुमति नहीं लेनी। अब आप जब सॉफ्टवेयर से कोई फॉर्म भर रहे हैं या ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उस वक्त आप किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि टैक्स डिपार्टमेंट को मना किया गया कि वो फेस टू फेस कहीं भी किसी के घर में या किसी की शॉप में किसी के बिजनेस को विजिट नहीं करेंगे, जो भी बात करनी ईमेल से कीजिए। तो इससे क्या हुआ कि करप्शन का दायरा भी कम होगा। टैक्स डिपार्टमेंट दुखी हो सकता है ना, क्योंकि उसे फेस टू फेस मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उस बेसिस पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो इंटरवेंशन है उसको कम करना है, और वो इंटरवेंशन कम कैसे होगा, जब आप अवेयर हो जाएंगे खासकर टेक्नोलॉजी से, यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो सूचना प्रौद्योगिकी संचार का इस्तेमाल करके हम प्रशासन को बेहतर बनाने की ओर ले जा सकते हैं। While there are several aspects to achieving minimum government is broadly includes making government processing easier by reducing red tapeism and corruption and encouraging e-governance। तो जिसकी बात मैं कर रहा था कि e-governance लाकर ही हम वो काम कर सकते हैं। Minimum government, maximum governance also means lesser public undertakings and a push for privatization। प्राइवेटाइजेशन को आप देखेंगे चेंज ऑफ ओनरशिप, मतलब स्वामित्व का हस्तांतरण। तो अभी जो ओनरशिप है दैट इज विद द गवर्नमेंट, अब उसे हमें प्राइवेट की ओर देने की जरूरत है, तो ये प्राइवेटाइजेशन है, राइट। लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि जो कंपनीज का ऑपरेशन गवर्नमेंट खुद कर रही है या जिनके लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, उनको पूरी तरह से हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। अ स्मॉलर, स्मार्टर, मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट comprising clever people who have better skills is going to be better than an overweening bureaucracy। एक बड़े साइज की सरकार और स्मार्ट लोगों की सरकार, कम लोग हों, ज्यादा काम करें, एफिशिएंट तरीके से काम करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और इस तरह से हमें कम लोग चाहिए और कम लोगों के माध्यम से भी हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा इलेक्शन कमीशन इसे ऑनलाइन कर देगा और घर बैठे आप वोटिंग डालेंगे उसके लिए, क्योंकि अभी जब आपका बैंकिंग सिस्टम आपके अपने आईडी पासवर्ड से चलता है, तो क्यों ना इलेक्शन भी उस तरीके से हो जाए, और भारी भरकम जो हम लोगों को लगाकर जब इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं विकल्प ई गवर्नेंस में मिलेगा। हालांकि हमें देखना पड़ेगा ईवीएम जैसे अभी बदनाम है और ऑनलाइन वोटिंग भी बदनाम ना हो जाए, तो वो सोचने वाली बात है, वो सिक्योरिटी की जरूरत है। वहीं पर गुड गवर्नेंस की बात होती है कि ट्रस्ट फैक्टर, यदि गवर्नमेंट के किसी एक्शन में
ट्रस्ट फैक्टर की प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली हमें सोचने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट वन इज नेशनल विजन। आप देखेंगे इसे एक नेशनल विजन के तौर पर भी देखा और समझा जा सकता है। A 2012 interview with the Economic Times when Modi ji was the Chief Minister of Gujarat lends an understanding of the quote, "The government has no business to be in business." उन्होंने क्या कहा कि सरकार का यह काम नहीं कि वो काम करे, काम कौन सा वाला, व्यापार वाला, ठीक है। It should play the role of facilitator, उसका रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर का। ये सारे शब्द कहां से आ रहे हैं दोस्तों, नवलोक प्रबंधन से। नवलोक प्रबंधन कहता है कि आपको फैसिलिटेटर के रोल में आना है। स्टेट मतलब राज्य या देश या सरकार फैसिलिटेटर बन जाए, वो फैसिलिटेट करके निजी कंपनियों को माहौल बनाकर दे, और काम किनको करना है उस प्लेटफॉर्म पर, प्राइवेट सेक्टर को काम करना है। इस डायमेंशन से कहा गया उसको फैसिलिटेटर बनना है, उसको चेंज एजेंट के तौर पर देखना है सरकार को। इट शुड प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन माई स्टेट। Investor don't have to grease the palm of politicians or bureaucrats, मतलब उनके आगे पीछे घूमना नहीं पड़ता, या उनको हम कहते हैं ना कि उनके आगे पीछे घूमना तब जाकर हमारा काम होगा। There are well laid out policies, तो बढ़िया से पॉलिसीज हैं। वो अपने गुजरात के बारे में कह रहे हैं, जब वो सीएम थे वहां के बारे में बता रहे हैं। आई बिलीव दैट कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली इफ वी एंड रेड टेपिज्म। नो रेड टेप, ओनली रेड कारपेट इज माई पॉलिसी टूवर्ड्स इन्वेस्टर। तो उन्होंने तब भी कहा था, और इसी रेड कारपेट को हम छत्तीसगढ़ में भी देखना चाहते हैं। डेफिनेटली मोदी जी सेड व्हाइल क्रिटिसाइजिंग द देन रूलिंग यूपीए गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो वो खैर राजनीतिक मामला है, और हम अभी प्रशासनिक दृष्टिकोण से चीजों को समझ रहे हैं। अ मोर इंपॉर्टेंट शिफ्ट इन गवर्नेंस इन्वॉल्व्स मूविंग अवे फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन, वाइड डिस्क्रिशन एंड द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो हमें सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की ओर आना है दोस्तों। इसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर से हमें प्री डिफाइंड पॉलिसीज की ओर आना है। डिस्क्रिशनरी मतलब मैं जब चाहूं तो, विवेकाधीन मतलब मेरी जब इच्छा है तो मैं अपने अनुसार कर रहा हूं। प्री डिसाइडेड होगा तो क्या होगा, हमें पता होगा, प्रिडिक्शन ज्यादा हो पाएगा, क्या होने वाला ये हमें पता होगा। द गवर्नमेंट नीड्स टू एडॉप्ट द क्लेमर ऑफ ग्रेटर पार्टिसिपेशन, भागीदारिता की बात हो रही है। द डिमांड फॉर द गवर्नमेंट to justify its actions and be accountable, and a tilt in the balance of information and knowledge between government and civil society towards the latter. So this is all about participation of civil society, private sector, government, public, NGOs, etc. इन सब के पार्टिसिपेशन से हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर जाना चाहते हैं। लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑफ मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अहस्तक्षेप की नीति कहा गया कि कम हस्तक्षेप हो, इससे भी विकास होगा। ये सब पुराने सिद्धांत हैं इकोनॉमिक्स के। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने को आसान बनाना, ये भी अपने सिद्धांतों में वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लेना है। तो जो 10 पिलर्स अलग अलग डिस्कस किए उनमें से एक पिलर के अंदर यह भी सिद्धांत है, और इसे भी नवलोक प्रबंधन से जोड़कर देखा जा सकता है। नवलोक प्रबंधन यही कहता है कि प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखा जाए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक इंडेक्स भी है, सूचकांक, और वर्ल्ड बैंक जारी करती है इसे। The World Bank Group's Ease of Doing Business Index is a ranking system that measures the ease of doing business in a country. The index ranks countries from 1st to 190, with 1 being the best. Higher rankings indicate simpler regulations and stronger property rights protections. So कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया सूचकांक इस बात को शो करता है कि किसी सरकार में, किसी देश में काम करने के लिए कितनी आसानी है, कितनी आसानी से वहां पर व्यापार किया जा सकता है। इसी को इंडेक्स के माध्यम से समझाया जाता है। अब इस इंडेक्स में क्या क्या है देख सकते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस, कितना आसान है किसी बिजनेस को व्यापार चालू करना। कंस्ट्रक्शन परमिट्स कितने आसानी से वहां पर दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा कितनी आसानी से मिल पाती है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, उसका प्रोसेस क्या है, कितने दिनों में हो जाता है। लोन लेना, क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, तो जो निवेश करता है उनके अधिकारों को किस तरह से सुरक्षा मिलती है।
टैक्स के बारे में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स कितनी ज्यादा मतलब हमारी पॉलिसी अच्छी है कि हम बॉर्डर्स पर भी ट्रेड कर पाते हैं, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सो सारे नियम कानून लिखित होने चाहिए, एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, सो जो एक दिवालियापन की स्थिति है उसे किस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करती है, या कभी कोई बिजनेस लॉस में आए तो उसे कैसे देखती है। इंडिया, अब भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग फ्रॉम 142 टू 2014 टू 63rd इन 2022। तो 14 में हम 142 में थे, अब बढ़कर हम 22 में आ गए हैं। डेफिनेटली एक बड़ी छलांग है। आउट ऑफ 190 कंट्रीज, 190 देश हैं। The World Bank's Doing Business report for 2020 ranked India 63rd with a score of 71.0 and its DB rank is 63। तो कुल मिलाकर ये तथ्य हैं जो आप आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या कवर किया जा रहा है। स्टार्टिंग बिजनेस बात हो गई, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, उसके ऊपर हमें परसेंटेज मिले हैं, तो उस बेसिस पर इसको देखा जा सकता है। Ease of doing business छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ which has been ranked consistently fourth in the DIPP World Bank Ease of Doing Business ranking for 2016 and 15 has gone a step further in 17 and with an impressive implementation score of 99.46% and feedback score 78.44% is amongst the top achiever state of the country as per the DIPP World Bank BRAP 17 रैंकिंग्स। सो ये कुछ तथ्य हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, आपको काम आएंगे, एग्जाम में आप डाल सकते हैं। The ranking is in accordance with the detailed assessment undertaken by the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, and validated by the World Bank. It covers 372 parameters spanning the following areas: access to information and transparency enables, मतलब सूचना तक पहुंच कैसी है और ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता कितनी है, सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की प्रणाली, बात करेंगे इसके बारे में आगे डिटेल, लैंड अवेलेबिलिटी, मतलब जमीन की उपलब्धता और वो उसका वितरण किस तरह से किया जाता है, अलॉटमेंट, कंस्ट्रक्शन परमिशन एंड एनवायरमेंटल रजिस्ट्रेशन एनेबल्स, सो कितने जल्दी हमें एनवायरमेंट के क्लियरेंस दिए जाते हैं, इस मामले पर बातचीत हो रही है। लेबर रेगुलेशंस एनेबलर्स, सो श्रमिक वाले नियम कानून, श्रम से संबंधित नियम कानून किस तरह से देखे जा सकते हैं, ऑब्टेनिंग यूटिलिटी परमिट्स, देन पेइंग टैक्सेस, इंस्पेक्शन एनेबलर्स, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, रजिस्टरिंग प्रोस्पेक्ट, सेक्टर स्पेसिफिक। सो इस तरह के ये टर्म्स कंडीशंस हैं, अलग अलग मापदंड हैं जिसके बेसिस पर टर्म रैंकिंग दी जाती है। आरबीआई की रिपोर्ट में ये मैंने एज इट इज रिपोर्ट से उठाया है और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ 2015 में रैंक 16 में 4th है, 17 में 6th है, 19 में 6th पोजीशन पर है। तो ये 13 अक्टूबर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार ये दिखाई दे रहा है आपको, और बाकी और भी अपडेटेड चीजों पर आप आरबीआई की साइट पर जाकर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में उद्यमियों, व्यवसायियों और करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष बनाया गया है। राज्य कर मुख्यालय में आने वाले व्यवसायियों तथा करदाताओं को इस कक्ष में कई सुविधाएं मिलेंगी। नए व्यवसायियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उससे भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। इस कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष में मुख्य रूप से व्यवसायियों, करदाताओं, व्यावसायिक संगठनों की सुविधा के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित होंगी। नया उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने, करों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर एवं विभिन्न अनुमतियां आदि से संबंधित कार्य भी होंगे। तो इस तरह से स्पेशल सेल बनाकर खासकर जो नया बिजनेस करना चाहते हैं या नए इन्वेस्टर जो छत्तीसगढ़ आएंगे उनको एक जगह पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस एंगल से ये ऑफिस डिजाइन किया गया है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों इस बीच एक और मुद्दा आपके सामने, करियर गाइडेंस प्रोग्राम पाथ आईएएस एकेडमी लेकर आया है और पढ़ाई से नौकरी तक के सफर के सभी सवालों के जवाब पाथ आईएएस एकेडमी पिछले 13-14 सालों से आप देखेंगे इस तरह के करियर सेमिनार करता आया है। डेफिनेटली इसका लाभ आपको मिलता रहा है। पाथ आईएएस एकेडमी
ने यूपीएससी के फुल फॉर्म को समझाना शुरू किया था 2011 में, वहां से लेकर यहां तक की यात्रा में आप देखेंगे बस्तर, सरगुजा, अंबिकापुर, रायपुर के आसपास के सभी जिलों में लगभग। तो ये बात सिर्फ इसकी नहीं है कि आपको आईएएस बनना है, बात यह है कि आपको किस करियर में जाना है। सो मेरे साथ डॉक्टर योगिता हुडा भी होंगी और भी विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, और आप ऑलरेडी मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी या करियर साइकोलॉजी के प्रति काफी डिवोटेड महिला हैं, आप काम भी कर रही हैं, और ना सिर्फ आप करियर काउंसलिंग करती हैं बल्कि बच्चों को किस दिशा में कैसे जाना है इस बारे में भी आपको सलाह देती हैं। तो आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। और ये जो सेमिनार होने वाला है 1 और 2 जून 2024 को होगा पाथ हाइस एकेडमी के कैंपस में, और इसमें अलग अलग मुद्दों पर आपको जानकारी दी जाएगी। और ये 2 दिन का रखा गया 1 और 2 जून, तो अभी से डेट अनाउंस कर दिया गया ताकि आपको असुविधा ना हो। निःशुल्क है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, आपको बताना पड़ेगा कि आप आने वाले हैं, सो दैट उतने सीटों का अरेंजमेंट किया जा सके, उस तरह की व्यवस्थाएं की जा सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बातचीत कर रहे हैं कि नवलोक प्रबंधन के सिद्धांतों को किस तरह से बजट में शामिल किया गया है ताकि आपके सब्जेक्ट का नॉलेज भी बेटर हो और आप साथ ही साथ आप बेहतर ढंग से बजट को भी समझ पाएं और अपने आंसर में कुछ नयापन ला पाएं। सो नाउ ईज ऑफ लिविंग, जीवन को आसान बनाना, यह भी बजट में कहा गया, एक पिलर के तौर पर कहा गया। Ease of living is a term used to describe whether a region can provide its citizens with basic needs for survival. किसी क्षेत्र में अपने नागरिकों को आधारभूत चीजें उपलब्ध कराया जा पा रहा है या नहीं, इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। सेफ एंड लिवेबल हाउसिंग, सुरक्षित और रहने लायक या रहने योग्य मकान होने चाहिए। इंप्रूव्ड वाटर एंड सैनिटेशन, बेहतर पेयजल होना चाहिए, और सैनिटेशन मतलब स्वच्छता के लिए सुविधा होनी चाहिए। एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, स्कूल वगैरह की सुविधा आसपास होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, या फिर ब्रिज बने हो, पुल बने हो, फ्लाईओवर्स बने हो। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन एट दी हाउस होल्ड लेवल, तो घर के आसपास ही ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं जल मिशन चल रहा है ना, तो जल जीवन मिशन चल रहा है, सभी घरों में नल लगाए जा रहे हैं। एक जमाना था जब लोगों के घर के सामने एक नल हुआ करता था और 10-20 घर उस नल पर टिके होते थे, डिपेंडेंसी होती थी, अब हर घर नल लगने जा रहा है। एबिलिटी टू दी सिटीजन टू अवेल गवर्नमेंट सर्विस रिमोटली, आप दूर से उन सर्विसेज को इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी जैसे घर बैठे आपको क्या वो डॉक्यूमेंट्स या वो सर्विसेज मिल पा रही हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, आपको रोजगार या जीवन यापन के अवसर मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, इन सभी को क्या माना गया, ईज ऑफ लिविंग माना गया। तो आगे देखते हैं इसको किस रूप में देखा जाए। इसको राष्ट्रीय स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यूजेस द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज अक्रॉस इंडिया। द इंडेक्स ऑल्सो असेसेस द इंपैक्ट ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द सिटी। सो अलग अलग शहरों में इस तरह के विकास कार्यक्रम हो रहे हैं कि आम जनजीवन आसान होता है या नहीं, उसके ऊपर सूचकांक डेवलप किया गया है। द इंडेक्स प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग cities across India based on various parameters like quality of life, economic ability of a city and sustainability. So ये सारे डायमेंशंस के बेसिस पर आपको उस शहर को चेक किया जा रहा है कि वो शहर उस रैंक में किस तरह से आता है। तो ऑब्वियसली एक तरह का टारगेट भी है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, खासकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, कि वो अपने शहर को क्या इन मापदंडों के आधार पर बेहतर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। दोस्तों आप देखेंगे आपके थ्योरेटिकल डायमेंशन में एक टर्म इस्तेमाल होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो कहीं ना कहीं उसी का ये बेस आपको दिखाई दे रहा, प्रतियोगी संघवाद। तो राज्यों को इसलिए अब पैसा नहीं मिलेगा कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या केंद्र में जो सरकार है उसके राजनीतिक दल से की ही सरकार राज्यों में है इसलिए पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आपको कंपटीशन में आना होगा, और ये कंपटीशन का बेस क्या होगा, जैसे स्वच्छता सर्वे या फिर आप इस तरह के रैंक में, इस तरह के इंडेक्स में आपकी रैंक क्या है। यदि रैंक बेहतर है इसका मतलब आप अपने शहर के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स को भी अकाउंटेबल बनाने की कोशिश हो रही है कि दे शुड बी मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स देयर सिटीजन एंड टुवर्ड्स देयर जॉब एंड टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज।
So this is the way they are doing and ensuring this kind of accountability. Now, education, cleanliness, health, water supply, safety, security, environment and transportation. These all are elements of indexes. This index comprises a citizen perception survey covering 49 elements. तो इतने सारे elements हैं, इसे इन सबको यहाँ पर नहीं लिखा है, मोटे मोटे elements आपके सामने दिख रहे हैं. तो परसेप्शन मतलब नागरिक क्या सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में, आर दे हैप्पी और नॉट, इसके बेसिस पर सर्वे भी हुआ जिसको मैंने अभी स्वच्छता सर्वे कहा. इसका उद्देश्य क्या है? एसेस एंड कंपेयर द आउटकम्स अचीव्ड फ्रॉम वेरियस अर्बन पॉलिसीज एंड स्कीम्स. क्या उनका बेनिफिट मिला या नहीं मिला. ऑब्टेन द परसेप्शन ऑफ सिटीजंस अबाउट देयर व्यू ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. Generate information to guide evidence-based policy making. Catalyze action to achieve broader developmental outcomes including the sustainable development goals. So खासकर सतत विकास लक्ष्य जो UNDP का प्रोग्राम है उसके लक्ष्य हम प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. जो हमने पॉलिसी बनाई है उसका असर कैसे दिखता है शहरों में, क्योंकि बहुत सारी स्कीम, जैसे आप देखेंगे हम स्लम डेवलपमेंट स्कीम की बात करते हैं तो क्या हमने मलिन बस्ती का विकास किया है या नहीं किया. टॉयलेट की बात हो रही है, अर्बन एरियाज में टॉयलेट की, हालांकि टॉयलेट के मामले में हम अभी भी पुअर हैं. रायपुर के ही सीएम हाउस एरिया को ले लें तो गार्डन में टॉयलेट है लेकिन काफी गंदा होता है, वो यूज करने लायक नहीं है, आम पब्लिक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती. तो टॉयलेट के मामले में हम लोग कुछ हद तक पुअर परफॉर्मर दिखते हैं. कई जगह पर पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, इसलिए लोग रोड या चौराहों पर या नालियों पर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं पर टॉयलेट नहीं होने के कारण उन जगहों का इस्तेमाल करते हैं. तो ये गंदगी तो थोड़ी बहुत होती है और नागरिकों को भी समझना होगा कि जहां टॉयलेट हो वहां पर जाएं, ना कि रोड में कहीं पर भी खड़े होकर हम गंदगी मचाना शुरू कर दें. सो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि पिंक टॉयलेट और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं बट उनकी डेंसिटी कमजोर है और साफ सफाई की व्यवस्था काफी पुअर है और जिसे अपडेट करने की जरूरत है. तब हो सकता है कि नागरिक उन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें. तो हमें जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में सोचना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट एमिनिटी है और रायपुर अभी इस मामले पर काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है. तो एनीवेज ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप अपने आंसर्स में इंप्रूवमेंट के लिए लिख सकते हैं. हर बार ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप सरकार की तारीफ करेंगे तभी नंबर मिलेगा. आप जेन्युइन एनालिसिस भी कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की आदत डालिए जिसमें आप सरकार की आलोचना एक पत्रकार के रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक दल के रूप में भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक छात्र के रूप में, एक भविष्य का जो प्रशासक बनने जा रहा है उसकी आलोचना और पत्रकार की आलोचना में फर्क होगा. तो उस तरह का क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. In 2022, Bangalore secured first position followed by Pune, Ahmedabad, Chennai, Surat, Navi Mumbai, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई. ये सब उस लिस्ट में थे जहां पर आप देख पा रहे हैं इंडेक्स की बात हम लोग कर रहे थे. और दोस्तों ये सारे जो भी पिलर्स वगैरह हैं ये सब गवर्नमेंट की साइट पर दिए गए हैं, आप भी इसको तलाश कर सकते हैं. ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019. सो क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सिटीजन प्रोटेक्शन, कोई शहर कितना सुरक्षित है, इस तरह के रेटिंग्स होने जरूरी हैं, इंडेक्स बनाने जरूरी हैं ताकि गवर्नमेंट भी अलर्ट होकर काम कर सके. बिकॉज देखो एनपीएम ने पहले ही कहा कि परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड. तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कोई बेंचमार्क दोगे ना, आप स्टैंडर्ड तो डेवलप करोगे. जब स्टैंडर्ड ही डेवलप नहीं किया है तो आप किस चीज को रैंक करोगे, किस चीज को मेजर करोगे. सो इसीलिए प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए और मूल्यांकन के ये बहुत बेहतर तरीके हैं. इस तरह के प्रोग्राम काफी इंप्रेसिव हैं और इससे कुछ बेहतरी हो भी रही है. आप देख पाते हैं कि इंदौर सफाई की व्यवस्था में काफी आगे है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में और परफॉर्मेंस के स्तर पर आगे है. अभी कुछ शहरों का नाम हमने लिया. तो ये सारे क्राइटेरिया हैं. पिलर्स कैटेगरीज. सो पिलर्स हैं इंस्टीट्यूशनल. तो आप देख पाएंगे कि एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल में क्या है तो उस हिसाब से मतलब ये मिक्स करते हुए चीजों को देखा और समझा जा रहा है. तो इनको समझना है आपको और देखते हुए कि किस तरह से काम हो पा रहा है. तो ये अलग अलग आपके आधार है. गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एश्योर्ड वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो इसमें कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आई मीन सरकारी अमला है, वो प्रेशर में है, हमें परफॉर्म करना है. कंपटीशन आ गया तो ये कहां से आ रहा है? प्राइवेट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट.
प्राइवेट कंपनी के तर्ज पर अब इनके बीच कंपटीशन डाल दिया गया। दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की प्रणाली। सो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया है और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, वी आर लेइंग अ रेड कारपेट फॉर ऑल ग्लोबल कंपनीज टू कम एंड एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन इंडिया। वेरी फ्यू कंट्रीज विल ऑफर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंडिया डज टुडे। सो प्रधानमंत्री जी का यह स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है और उन्होंने इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया था तब ये बातें कही थी, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अब ये क्या है कि एक किसी बिजनेस को अप्रूवल के लिए आपको कई जगह पर जाना पड़ता था। जैसे उदाहरण ले लें कि मान लो कोई एक टाटीबंध में ऑफिस है तो दूसरा तेलीबांधा में ऑफिस है, अब दोनों जगह से आपको अप्रूवल लेना है, तो वहां से यहां भाग के आओगे, फिर वो बोलेगा नहीं वहां पहले जाइए फिर आइए। तो आप सोच कर देखिए आप कितना परेशान होते थे किसी परमिशन को लेने के लिए, किसी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए। इसी को एनपीएम ने सिंगल विंडो सिस्टम कहा था, एकल खिड़की प्रणाली, मतलब एक जगह पर ही मुझे सारा अप्रूवल मिल जाए, इस बारे में उन्होंने अपनी बात कही थी। तो इस सिस्टम को आप देख सकते हैं किस तरह से लॉन्च किया है। द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू गाइड you in identifying and applying for approvals according to your business requirements. So आपकी जो भी business requirement है उसके according आप कैटेगरी ढूंढकर उसमें जा सकते हैं। The Know Your Approvals module includes guidance for 32 central departments and 32 states. अब तक 32 राज्यों को उसमें देखा जा सकता है। You are advised to check the relevant government portals for any other required approvals. The portal hosts applications for approvals from 31 central departments and 22 state governments. These approvals can be applied through NSWS, National Single Window System. तो इनकी साइट पर जाकर और डिटेल आप चेक कर सकते हैं। मैं तो अभी पढ़ाने के हिसाब से आपको बता रहा हूं। और ये जो अप्रूवल्स हैं ये छत्तीसगढ़ का पेज उसी विंडो पोर्टल में आपको दिखाई देगा। मैंने वहीं से ये फोटो निकाली है, तो आप भी वहां से देख सकते हैं बेसिकली। ओके, और ये छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में देखिए, मान लो किसी को किसी कारण से पेड़ काटना ही पड़ रहा है तो अप्रूवल कहां से लेंगे? तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस से। कंसेंट टू एस्टेब्लिश छत्तीसगढ़ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। स्टैंड बाई डीजी सेट्स, तो आपको जो जनरेटर्स हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उनसे भी आपको पूछना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो लोड सैंक्शन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मतलब इन सब को एक जगह पर डाल दिया गया है और एक कॉमन अप्रूवल सिस्टम यहां पर डेवलप किया गया है। तो अलग अलग जगह जाने की बजाय आप एक ही जगह पर अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ई गवर्नेंस की हेल्प से इसे इंप्रूव करने की बात हो रही है। अब यहां पर देखते हैं ऑनलाइन परमिशन की बात हो रही है, ऑनलाइन अनुमति की बात हो रही है, और ऑनलाइन अनुमति कैसे दी जा सकती है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ई गवर्नेंस के इस्तेमाल से हम यहां से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एनपीएम किस तरीके से आपको बजट में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के बजट में एनपीएम को कैसे आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। एनपीएम के सिद्धांत और नवलोक प्रबंधन लोक प्रशासन से आता है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप पढ़ते हैं, यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर पढ़ा जाता है, सीजीपीएससी में पेपर 3 में एक छोटा सा पार्ट है। मिनिमम परमिशन, बहुत ज्यादा परमिशन की जरूरत ना पड़े, कम परमिशन में काम हो जाए, ये उद्देश्य है इस टॉपिक का। और फाइनली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसमें निजी क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जाए और उनके साथ मिलकर काम किया जाए। जैसे एक एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेस्ट एग्जांपल है। बहुत सारी रोड बनाई जा रही हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। तो एक जमाना था जब आप देख पाते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का मामला था, फिर ये पब्लिक एंड प्राइवेट हुआ, रिलेशन थोड़े नजदीक आए, मतलब, और पब्लिक विथ प्राइवेट हुआ, और फाइनली ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट हम देख पाते हैं। तो इसे इस तरह से डिजाइन करके देखा जा सकता है। दूरियां नजदीकियों में कन्वर्ट हो गई। अब ये पार्टनर अप्रोच कहा जाता है गवर्नमेंट को चलाने का। तो दोस्तों ये पार्टनर अप्रोच है, इस तरह का डायग्राम आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। तो ट्रिपल पी का ये कॉन्सेप्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको इस रूप में देखा जाए। और यहां पर 8th पिलर में इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट्स पॉकेट्स की बात की गई, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स एंड प्लग एंड प्ले। तो ये आईटी कंपनीज के लिए नया रायपुर में जो बिल्डिंग्स हैं, खासकर सरकारी बिल्डिंग,
उनके इस्तेमाल के लिए बात हो रही है। वाकई दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में एक सोचने वाली बात है कि लगभग 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, और अभी भी हम देख पाते हैं कि हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर काफी कमजोर है। खासकर कोई भी आईटी कंपनी आकर यहाँ एस्टेब्लिश नहीं हुई है और जिससे रोजगार पैदा हो सके। खासकर आईटी सेक्टर के जो बच्चे हैं या इंजीनियर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको रोजगार छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाता और उनको हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर इन सभी जगह पर जाना पड़ता है और इसका असर यही होता है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर नहीं है। तो आप पढ़ तो लेते हैं किसी तरह से यहाँ, लेकिन बाहर जाना पड़ता है। तो अब नया रायपुर वो जगह हो गई जहां पर काफी बढ़िया लोकेशन है। छत्तीसगढ़ ओवरऑल सेंट्रली कनेक्टेड है। फ्लाइट्स 1.5 घंटे की मतलब जर्नी पर आप रायपुर पहुंच जाते हैं। दिल्ली से रायपुर या मुंबई से 1.5 घंटे में आ जाते हैं। कोलकाता से भी और जल्दी पहुंच जाते हैं, आधे पौन घंटे में आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोलकाता कम डिस्टेंस पर है। नागपुर से वेल कनेक्टेड है, हैदराबाद से वेल कनेक्टेड है, नॉर्थ से वेल कनेक्टेड है, ट्रेन लाइन बढ़िया कनेक्टेड है, रोड के बढ़िया कनेक्शन है, वाटर अवेलेबिलिटी है, जगह की अवेलेबिलिटी है, मैन पावर है, सब कुछ है, लेकिन सर्विस कंपनियां नहीं है। तो चलिए देखते हैं, वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है प्लग एंड प्ले, मतलब आइए, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे होता है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो फिर चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लग कीजिए और प्ले कीजिए। तो कंपनीज के लिए बोला गया है कि आपको सब कुछ सारा सेटअप रेडी मिल रहा है। आइए, आप अपने लैपटॉप के साथ आइए, बैठिए और चालू हो जाइए और काम करना शुरू। तो इसी को प्लग एंड प्ले मॉडल कहा गया है। और डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट्स, मतलब जो विकास का मुद्दा है उसे केवल रायपुर या नया रायपुर के आसपास ना रख के और दूसरी जगह भी विकास किए जाएंगे। अलग अलग जगह और फैक्ट्री या प्लांट्स लगाए जाएंगे। इससे विकास का डिसेंट्रलाइज मॉडल डेवलप होगा। रोजगार के अवसर सभी जगह पैदा होंगे। नहीं तो क्या होगा, रायपुर एक जमाने में दिल्ली जैसे बन जाएगी कि सब लोग भाग भाग के रायपुर आ रहे हैं और यहां के अलावा कहीं और जॉब अवेलेबल नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको ऐसा सोचा गया। और इसके अलावा 10th पिलर में क्या कहा, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगा और कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के साथ, प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ इसको किया जाएगा। तो इस तरह की सोच बहुत बढ़िया है और डेफिनेटली यदि ऐसा होता है तो हमें आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक प्रभाव देखने मिलेंगे। सो कुल मिला के बजट में इस तरह की चीजें बड़ी स्ट्रांग हैं और यदि इनका 50% भी पूरा कर लिया जाता है तो काफी कुछ बदलाव हमें देखने मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों, पढ़े लिखे यदि मंत्रीगण हमारे आते हैं तो डेफिनेटली फायदा मिलता है। और यदि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति देश की राजनीति में आता है तो जरूर उसके लाभ हैं। तो ये भी एक रिफॉर्म का मुद्दा है कि वेल एजुकेटेड लोग यदि पॉलिटिक्स में आए तो देश की शक्ल सूरत बदली जा सकती है पॉजिटिव वे में और सकारात्मक काम होगा और हम दिन भर अनावश्यक राजनीति में समय नहीं बिताएंगे बल्कि विकास की राजनीति हम करेंगे। सो इस तरह से सभी युवाओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और फाइनली बजट में कहा गया कि हमारे थिंक टैंक होंगे, आईएम और नीति आयोग, उनसे मदद ली जाएगी खासकर सोच विचार के लिए। और बढ़िया सोच विचार उनके पास, मतलब वो लोग अच्छी प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। तो एनपीएम भी तो यही कहता है कि आप विशेषज्ञों से मदद लीजिए। सो नवलोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट में किस तरह से दिखाई देता है, ये मैंने अपने प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं ये लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ा हुआ व्यक्ति इनको बेहतर ढंग से समझ सकता है और समझा सकता है। और वित्त मंत्री कभी अपने सिविल सर्विसेज की प्रोफेशन के दौरान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर ढंग से पढ़े थे। और जरूरी नहीं कि वो पढ़े हैं इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन यदि नेता को उन मुद्दों की समझ है तो उनका क्रियान्वयन और बेहतर हो जाता है। बाकी आपके पास हमेशा ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हाँ, जरूरी नहीं कि वो सारे ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हों, लेकिन अच्छा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ा हुआ ब्यूरोक्रेट और वो भी पॉलिटिशियन बन जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। तो विकास के लिए बेहतर चीजें आपके सामने दिख रही हैं। और सॉरी, यहां पर आप देख पाएंगे यूपीएससी वर्कशॉप पाथ आईएएस एकेडमी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और ये 6 से 11 मई तक है। ये वर्कशॉप है जिसमें आईएएस से संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी, आईएएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और दोस्तों, यदि आप 1 अप्रैल तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 10% का डिस्काउंट है। फीस 3000 रखा गया क्योंकि ये 6 से 11 मई तक के लिए है, ऑलमोस्ट 5-6 दिन का है। यूपीएससी का एग्जाम स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, डूज एंड डोंट्स, बुक की लिस्ट,
सक्सेस मंत्रा, इंटरेक्शन विद ऑफिसर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड नोट्स, ऐसे एंड आंसर राइटिंग। इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो 10th के बाद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विद पेरेंट्स आ सकते हैं। और बिल्कुल आप आइए और रजिस्ट्रेशन कराइए दोस्तों। बहुत बेहतर वर्कशॉप है, अधिकारी भी होंगे आपको समझाने के लिए। तो इस रूप में यूपीएससी वर्कशॉप में आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आपको यूपीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आपको एक बहुत मदद होगी और इस वर्कशॉप से डेफिनेटली आपको क्लियर होगा कि यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पाथ है इस एकेडमी यूपीएससी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस रन करता है। यूजी इंग्लिश मीडियम अंडर ग्रेजुएट बैच आईएएस की तैयारी के लिए, खासकर 12वीं के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सीजीपीएससी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए पाथ है इस एकेडमी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है। पिछले 14-15 सालों से पाथ है इस एकेडमी ने एक मापदंड एस्टेब्लिश किए हैं, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए हैं कि जिनमें यूपीएससी की क्लास आप कर सकें। और दिल्ली से सारे फैकल्टीज यहां पर आते हैं और एक बेहतर एनवायरनमेंट देने का प्रयास किया गया है। मैं आपके साथ एज अ टीचर लगा रहता हूं और मैं आपको पढ़ाता भी हूं और सिर्फ मैनेजमेंट मेरा काम नहीं बल्कि एज अ टीचर आपके साथ जुड़े रहना मेरा काम है। तो आइए दोस्तों जुड़ते हैं और इस प्रोग्राम का आप लाभ लीजिए। छत्तीसगढ़ में रहते हुए दिल्ली जैसी सुविधाओं का लाभ लीजिए। सो हमीदेन टीम फ्रॉम दिल्ली, आप ये ऐसा मान सकते हैं कि पूरी टीम दिल्ली से है और हम आपको आगे ले जाने में कमिटेड हैं। सो थैंक यू दोस्तों। और फाइनली ये आज जो हमने कंप्लीट प्रेजेंटेशन देखा, तो ये हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनपीएम को समझा कि एनपीएम के गुण छत्तीसगढ़ के बजट में किस तरह से हमें दिखाई देते हैं, वो हमने आज देखा। तो कहीं ना कहीं आप अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेंगे और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहिए। पाथ है इस एकेडमी के वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इन वीडियोस को कंप्लीट देखें, तो आप बेहतर लर्न कर पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।